हेलो दोस्तों, मैं बिलाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिलाल सर में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान में इतिहास के चैप्टर नंबर 1। और इस सुपर रिफ्रेशर सीरीज में दोस्तों हम सीबीएसई के नए पैटर्न पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे, जिससे इतिहास में चैप्टर में के जो फ्रांसीसी क्रांति है वो पूरा का पूरा हमारा कवर हो जाएगा और इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके नहीं आएंगे यदि आपने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। और जिन लोगों को एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना है और सही में वो अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो एक प्रकार की संजीवनी बूटी का काम करेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आप सभी तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन इसी तरह आसानी से पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 1 यानी फ्रांसीसी क्रांति। तो इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द हैं दोस्तों उन पर हम पहले फोकस करते हैं। लिवरे, जी हाँ दोस्तों, लिवरे एक नंबर में पूछा जा सकता है। दोस्तों लिवरे है फ्रांस में प्रचलित मुद्रा को लिवरे के नाम से जाना जाता है, लेकिन 1794 में इस मुद्रा को समाप्त कर दिया गया। तो लिब्रे पूछा जा सकता है क्या दोस्तों, एक फ्रांसीसी मुद्रा है जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। टाइद क्या है? चर्च के द्वारा वसूल किया जाने वाला कर को टाइड के नाम से जाना जाता है। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। तो टाइड कृषि उपज के कितने हिस्से बराबर होता था दोस्तों? तो वो 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइल क्या है दोस्तों? टाइल भी एक प्रकार का कर था जो सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर था। टाइल दोस्तों चर्च के द्वारा वसूला जाता था, लेकिन जो टाइल था वो सीधे राज्य यानी राजा को दिया जाता था। मेनर, मेनर क्या है दोस्तों? मेनर यह एक स्टेट जिसमें सामंत की भूमि और महल होता था उसे मेनर के नाम से जानते हैं। कॉन्वेंट क्या है दोस्तों? तो कॉन्वेंट धार्मिक जीवन को समर्पित लोगों की इमारत, इसे कॉन्वेंट के नाम से जाना जाता था। यानी धार्मिक इमारत को फ्रांसीसी में यानी फ्रांस में कॉन्वेंट के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? ए 1917 ईस्वी को, बी 1905 ईस्वी में, सी 1789 ईस्वी में और डी 1688 ईस्वी में। तो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति हुई थी कब? सी यानी 1789 में। प्रश्न नंबर 2, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किस शासन का शासन था यानी किसका शासन था? ए लुई फिलिप्स का, बी लुई 16वें का, सी लुई 14वें का या डी लुई 23वें का, सॉरी लुई 18वें का। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प है वो है उत्तर बी यानी लुई 16वें का शासन था फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर। तो बी इसका सही विकल्प है। रोमन कैथोलिक चर्च का सबसे बड़ा अधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा था? ए रोमन सम्राट, बी रोमन प्रधानमंत्री, सी पोप या डी मैर्टिनिक। दोस्तों रोमन कैथोलिक चर्च का सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसे पोप के नाम से जाना जाता है, यानी पोप रोमन कैथोलिक चर्च का सबसे बड़ा अधिकारी था, यानी सी इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न, रूसो द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, रूसो द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या था? ए टीटोएट, बी सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक समझौता, सी विश्वकोश, डी फिलोसफिकल डिक्शनरी। तो रूसो द्वारा रचित पुस्तक का नाम था दोस्तों वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक समझौता। तो उसका उत्तर बी सही है दोस्तों। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में किस वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त थे? तो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में किस वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त थे? वो था दोस्तों सामंत वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त था। यानी विशेषाधिकार का मतलब है कि अन्य वर्गों से ज़्यादा अधिकार प्रदान किया गया था इन्हें, या ये टैक्स नहीं देते थे
और न ही किसी प्रकार से राजकार्य में भाग लेते थे। प्रश्न नंबर 6, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? उसका संबंध किस राजवंश से था? तो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था और उसका संबंध बुर्बो राजवंश से था। जी हाँ, किससे था? बुर्बो राजवंश से। प्रश्न नंबर 7, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की संसद किस नाम से प्रसिद्ध थी? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय दोस्तों फ्रांस की संसद स्टेट्स जनरल के नाम से जानी जाती थी। स्टेट जनरल का अधिवेशन कब हुआ? तो स्टेट जनरल का अधिवेशन दोस्तों 17 जुलाई 1789 को हुआ था। अगला प्रश्न, जिरोंदिस्ट क्लब के सदस्य किस विचारधारा के पक्षपाती थे? तो दोस्तों जिरोंदिस्ट क्लब के जो सदस्य थे वे गणतंत्रवादी विचारधारा के पक्षपाती थे। फ्रांस के दो प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से थे? तो फ्रांस के दो प्रमुख राजनीतिक दल थे दोस्तों, पहला जिरोंदिस्ट और दूसरा जैकोबिन। फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ किस घटना से माना जाता है? फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ दोस्तों माना जाता है बास्तिल के पतन से। जैसे बास्तिल का पतन हो जाता है वैसे ही फ्रांसीसी क्रांति शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई अथवा फ्रांसीसी क्रांति के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का वर्णन करें? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ध्यान रखना। और इसी तरह इससे पूछा जाता था कि फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण बताइए, आर्थिक कारण बताइए, सामाजिक कारण बताइए। तो इस सभी का एक ही प्रश्न में निचोड़ दे दिया गया है। तो अगर हम बात करें दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति का, तो फ्रांसीसी क्रांति आधुनिक यूरोप के इतिहास की महत्तम घटना थी और इसका आरंभ भले ही 1789 में ही हुआ हो, परंतु इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से तैयार हो रही थी। आम आदमी राज्य की सेवा करता था, परंतु योग्यता होने पर भी वह उच्च पद प्राप्त नहीं कर सकता था, क्योंकि आपको पता है दोस्तों फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभाजित था, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। प्रथम वर्ग सभी प्रकार के अधिकार से संपन्न था और तीसरे वर्ग को कोई भी अधिकार प्रदान नहीं किया जाता था और तीसरे वर्ग को केवल कर्तव्य दिए गए थे। और इसी भेदभावपूर्ण नीतियों ने दोस्तों फ्रांस में क्रांति को जन्म दिया और इसके कई कारण थे और जो कारण निम्नलिखित हैं। इसमें आप फ्रांसीसी क्रांति में राजनीतिक कारण देख सकते हैं, सामाजिक कारण देख सकते हैं, आर्थिक कारण देख सकते हैं, प्रशासनिक कारण भी हो सकता है। तो पहले हम बात करते हैं दोस्तों राजनीतिक कारण यानी राजनीतिक परिस्थितियाँ ने किस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। फ्रांस के राजा स्वेच्छाचारी थे और वे राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखते थे। फ्रांस के राजा स्वेच्छाचारी और दैवीय अधिकारों में विश्वास करते थे। उनके अनुसार राजा ही सब कुछ है और राजा ही अपने अधिकार की पूर्ति कर सकता है और राजा द्वारा अन्य लोगों को इतने अधिकार प्रदान नहीं किए जाते थे। दूसरा, सम्राट की इच्छा ही कानून थी। सम्राट जो भी बोलेगा दोस्तों, यानी वो कहते हैं ना कि उसके मुख से निकला गया हुआ हर वर्ड कानून था और इसे कोई भी कानून को तोड़ नहीं सकता था। कर बहुत अधिक थे जो मुख्यतः जनसाधारण को ही देने पड़ते थे। कर की दर बहुत उच्च थी दोस्तों और इस कर का भुगतान केवल तीसरा वर्ग ही करता था, जिससे फ्रांसीसी क्रांति ने जन्म दिया। राज्य में सैनिक तथा अन्य पद पैतृक थे, यानी योग्यता को महत्व नहीं दिया जाता था। वंशानुगत के आधार पर सभी पदों को प्रदान किया जाता था। तो ये राजनीतिक कारण थे दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति के। दूसरा है वह है सामाजिक परिस्थिति यानी सामाजिक कारण। फ्रांस में 3 सामाजिक वर्ग थे, यानी 3 वर्ग स्टेट, जिसे हम उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के रूप में जानते हैं। उच्च वर्ग में अगर हम बात करते थे दोस्तों, राजा, सामंत वर्ग ये लोग आते थे। मध्यम वर्ग में पोप संबंधित लोग आते थे और तीसरे वर्ग में कर्मचारी, डॉक्टर आदि कर्मचारी यानी श्रमिक, कृषक ये सभी शामिल थे। दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग सम्मिलित थे और तीसरे स्टेट में वकील, डॉक्टर तथा शिक्षक वर्ग के लोग सम्मिलित थे और इन्हीं के साथ अनेक प्रकार से भेदभाव किया जाता था। यानी प्रथम 2 वर्गों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई थी
लेकिन तीसरे वर्ग का काम था दोनों वर्णों की यानी दोनों वर्गों की सेवा करना। तो ये बहुत बड़ा कारण था फ्रांसीसी क्रांति का दोस्तों। तीसरा है तो आर्थिक परिस्थितियाँ। आर्थिक परिस्थितियों ने किस प्रकार से फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया? फ्रांस के राजा धन का दुरुपयोग करते थे और उन्होंने व्यक्तिगत ऐश्वर्य के लिए खजाना खाली कर दिया। यानी फ्रांस की जनता बिल्कुल खस्ताहाल हो गई थी। राजा को सिर्फ अपने अय्याशी के लिए ही काम यानी पैसे खर्च करना होता था। जनता की मूलभूत सुविधाओं को और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। इसके साथ करों का विभाजन दोस्तों दोषपूर्ण था। धनी लोग कर मुक्त थे जबकि गरीबों से कर लिया जाता था। तीसरा, फ्रांस ऋण के बोझ से दबा हुआ था। फ्रांस ने दोस्तों अन्य राज्यों से अन्य देशों इतना ज़्यादा उधार यानी कर्ज ले लिया था कि वह अब उस कर्ज को चुका पाने में भी सक्षम नहीं था। और इस कर्ज को चुकाने के लिए फ्रांस के शासक लुईस 16वें द्वारा अधिक से अधिक जनता पर टैक्स और कर लगाया जाता था जिससे वो कर चुकाया जा सके। इससे भी जनता में द्वेष था और रोष भर चुका था। दोषपूर्ण कर प्रणाली के कारण व्यापार अवनति की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था उतनी ज़्यादा लोगों की आमदनी नहीं हो पाती थी। इससे व्यापार बिल्कुल ठप पड़ गया। इसके अलावा कारण था दोस्तों वह है दार्शनिकों का योगदान। दार्शनिकों ने भी अपनी पुस्तकों के माध्यम से फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। रूसो और प्लेटो जैसे महान राजनीतिक वैज्ञानिक विचारकों द्वारा फ्रांस की जनता को ये बात बताई गई कि किस प्रकार उनका राजा उनके अधिकारों का हनन कर रहा है अपने पुस्तकों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से। इसके बाद स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया जाना तथा क्रांति की शुरुआत। तो स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया गया और दोस्तों स्टेट जनरल की बैठक ने ही फ्रांसीसी जनता के अंदर क्रांति की भावना पूरी तरह से भर दी और फ्रांसीसी क्रांति हो गई। ये वो कुछ कारण थे जिसने फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया, चाहे वो राजनीतिक हैं, सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, सांस्कृतिक हैं और दार्शनिक। चलिए अगला प्रश्न है 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज किस प्रकार व्यवस्थित था? तीसरे स्टेट की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था जिन्हें स्टेट्स कहते थे, यानी प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। पहले 2 स्टेट के लोगों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे जिनमें करों से मुक्ति का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण था। यानी पहले 2 वर्गों से किसी प्रकार कोई कर नहीं लिया जाता था। करों का सारा भार तीसरे वर्ग यानी मजदूर श्रमिक वर्ग पर लाद दिया गया था। इस दोषपूर्ण व्यवहार ने ही फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। करों का सारा बोझ तीसरे स्टेट पर था जबकि सभी आर्थिक कार्य इन्हीं लोगों द्वारा किए जाते थे। किसान तथा खेतीहर अनाज उगाते, श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन करते और व्यापारी व्यापार किया करते थे, लेकिन इन्हीं वर्ग से ही सबसे ज़्यादा कर की उगाही भी की जाती थी। तो दोस्तों फ्रांसीसी राजा और फ्रांसीसी समाज के इसी दोषपूर्ण रवैये ने फ्रांसीसी क्रांति को पूरी तरह से जन्म दिया और 1789 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हो गई। अगला प्रश्न, बास्तिल का पतन किन कारणों से हुआ था? इसके क्या परिणाम हुए? 14 जुलाई 1789 को क्रुद्ध भीड़ ने पेरिस नगर में बास्तिल के किले पर धावा बोला। यह किला फ्रांस की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था और उस दिन सम्राट ने सेना को नगर में प्रवेश करने का अधिकार दे दिया था और जिससे हजारों की संख्या में लोगों ने बास्तिल के जगह पर अपना धावा बोला हथियारों के साथ। लगभग 7000 पुरुष तथा स्त्रियां टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए और उन्होंने एक जनसेना का भी गठन कर लिया। किले को और उनके साथ इन्होंने क्या किया दोस्तों, किले को ध्वस्त कर दिया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को
बाजार में किन लोगों को बेच दिया? उन लोगों को बेच दिया गया जो इस ध्वंस को स्मृति चिन्ह के रूप में संजो कर रखना चाहते थे। तो दोस्तों बास्तिल का युद्ध और बास्तिल के अंदर धावा बोलना, इसे आप कह सकते हैं एक तरह से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है और वहीं से फ्रांसीसी क्रांति पूरे फ्रांस में तेज़ी से फैलने लग जाती है। दोस्तों इस वीडियो का जो PDF का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना सजेशन भी दीजिए ताकि और हम किस टॉपिक पर कैसा प्रश्न आपके सामने लेकर आएँ, क्योंकि दोस्तों सजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? उसने किन सुधारों को लागू किया? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट था। उसने 1804 में अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था। सुधार क्या किए गए दोस्तों नेपोलियन द्वारा? नेपोलियन स्वयं को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था और उसके द्वारा सुधार के कई प्रयास किए गए। इसमें प्रथम है दोस्तों, उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए। उसने नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई जो दशमलव पद्धति पर आधारित थी। अगला प्रश्न, जैकोबिन कौन थे? उन्हें 100 कुलात के नाम से क्यों जाना गया? जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्य रूप से दोस्तों समाज के कम समृद्ध वर्गों से थे। इनमें कारीगर और छोटे दुकानदार जैसे पेस्ट्री बनाने वाले, छपाई करने वाले, जूता बनाने वाले, घड़ी साज आदि शामिल थे। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर उनका नेता था, यानी जैकोबिन का नेता कौन था दोस्तों? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। जैकोबिनों ने लंबी धारीदार पतलून पहनने का फैसला लिया जिससे वे घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वाले फैशन परस्त कुलीनों से अलग नजर आए। इसलिए जैकोबिनों को 100 कुलात के नाम से जाना गया जिसका अर्थ है बिना घुटने वाले। 100 कुलात का क्या अर्थ है? बिना घुटने वाले। 100 कुलात पुरुष लाल टोपी पहनते थे जो कि स्वतंत्रता का प्रतीक थी। लाल टोपी पहनने का अधिकार महिलाओं का नहीं होता था। चलिए अगला प्रश्न, फ्रांस के इतिहास पर फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम रहे, यानी क्या प्रभाव रहा? पहला, 1789 से के बाद वर्षों में फ्रांस के लोगों के पहनावे, बोलचाल तथा पुस्तकों आदि में परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता तथा समानता के आदर्शों के दैनिक जीवन में उतारने का प्रयास किया और सेंसरशिप को समाप्त कर दिया गया। यानी कुल मिलाकर दोस्तों कहें तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस का पूरा समाज लोकतांत्रिक पद्धति पर चलने शुरू कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, फ्रांस में नेशनल असेंबली किस प्रकार अस्तित्व में आई? फ्रांस में नेशनल असेंबली टेनिस कोर्ट की शपथ के फलस्वरूप अस्तित्व में आई। किसके शपथ में दोस्तों? टेनिस कोर्ट के शपथ के फलस्वरूप अस्तित्व में आती है। ये प्रतिनिधि 20 जून को वारसाई के टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए। उन्होंने स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित कर प्रण लिया कि तब तक असेंबली का भंग नहीं होगी जब तक सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाला संविधान तैयार नहीं हो जाता। तो फ्रांस के नेशनल असेंबली दोस्तों नेशनल टेनिस कोर्ट की शपथ के फलस्वरूप अस्तित्व में आती है। फ्रांस में 1791 के संविधान के अंतर्गत किस प्रकार राजनीतिक पद्धति ने कार्य किया? 1791 के संविधान में सम्राट की शक्तियों को सीमित करके फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र लागू किया गया। कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। शासन की शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया। नेशनल असेंबली का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता था, यानी जो व्यक्ति नेशनल असेंबली के चुनाव करते थे वो पहले जनता द्वारा चुने जाते थे और जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि नेशनल असेंबली के चुनाव में भाग लिया करते थे। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस में हुए परिवर्तन की चर्चा करें।
ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इन सभी के उत्तर है वो लिंक दोस्तों PDF का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर देना। इसी तरह रोबेस्पियर के राज्य को आतंक राज्य क्यों कहा जाता है। दोस्तों यहीं तक आज हमारी वीडियो समाप्त होती है। चैप्टर वर्क पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है दोस्तों। इस चैप्टर से इस क्वेश्चन से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे, इसकी पूरी गारंटी मैं देता हूं। और बस आपको दोस्तों वीडियो को इसी तरह पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने आप को लगातार सुरक्षित रखें और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।